नमस्कार साथियों, क्लास 11 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मृदा चैप्टर अर्थात मिट्टी सॉइल चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न पर होते हैं 11 के एग्ज़ाम में। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है और दूसरे बोर्ड के बच्चों के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है यदि वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग मिट्टी चैप्टर सॉइल चैप्टर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि भारत में कौन सी मृदा अर्थात मिट्टी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को बहा के लाती हैं, और पूरे जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें 40% भाग जलोढ़ मिट्टी का है। तो हमारा आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी पर ही आधारित है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, खादर, भांगर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नई जलोढ़ मिट्टी को बताइए क्या कहते हैं? रेगुर, खादर, बांगर, या इनमें से कोई नहीं। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसे खादर कहते हैं। यह गहन खेती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए बांगर। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है? ईंट, घर के ईंट बनाने के लिए जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, लेटेराइट जो है वो लेटर वर्ड से आया है और लेटर का मतलब ही होता है ईंट। तो ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी बनती है, बताइए कि लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है? शीतकालीन वर्षा के कारण, उष्णकटिबंधीय वर्षा के तीव्र निच्छालन के कारण, शरद ऋतु के आगमन के कारण, या शुष्क धरती के कारण। तो साथियों, लेटेराइट मिट्टी जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण बनती है। मिट्टी के बनने के भी कारण होते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी के बनने का कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा के तीव्र निच्छालन इसका कारण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश भागों में पाया जाता है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका एक बहुत बड़ा भाग दक्कन का पठार कहलाता है, जो महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है। तो वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, भूरी मिट्टी, या गहरी मिट्टी? तो साथियों, दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती बहुत अधिक होती है, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त होती है। इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो दक्कन के पठार में पाए जाने वाली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गड्ढा खोदने पर मिट्टी के 3 परतें दिखाई देती है। कहीं पर गड्ढा खोदिए 3 परत दिखाई देगी, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन परतों को क्या कहते हैं? परिमंडल, संस्तर, अनुसंधान, या निर्माण? तो साथियों इसे कहते हैं संस्तर। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करें। उत्तरी मैदानों एवं नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान जो है भारत का हम लोग फिजिकली भौतिक रूप से 6 भाग में बांटते हैं। हिमालय रेंज, फिर उसके बाद उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थलीय मैदान, इन सारे भागों में बांटते हैं, द्वीप समूह। तो बताइए कि उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवण मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा, या शुष्क मृदा? मृदा का मतलब यहाँ मिट्टी होता है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, आप लोग जानते होंगे कि उत्तरी मैदान और नदी घाटियों का निर्माण ही जो है नदियों के कारण हुआ है, और नदी के कारण जो मिट्टी लाई जाएगी उसे जलोढ़ मिट्टी ही कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ें। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं? रेगर मृदा भी कहते हैं, अर्थात किस मिट्टी का दूसरा नाम रेगर मिट्टी भी है? तो साथियों बताइए, ऑप्शन ए है शुष्क मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, या ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा?
तो साथियों काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि किस मिट्टी को कपासी मृदा कहते हैं तो भी काली मृदा आंसर होता। अगर रेगर मृदा पूछा है तो भी हमारा काली मिट्टी जो है वो इसका आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। काजू एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है, बहुत ही पौष्टिक होता है, महंगे भी होते हैं। तो बताइए काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली लेटेराइट, लाल लेटेराइट मिट्टी, पीली लेटेराइट मिट्टी या स्लेटी लेटेराइट मिट्टी? तो साथियों काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है, लेकिन लेटेराइट मिट्टी में भी कौन सा मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा साथियों लाल लेटेराइट मिट्टी जो है वो काजू की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। समतल भूमि पर तेज वर्षा के कारण कौन सा अपर्दन होता है? अपर्दन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि मिट्टी के ऊपरी सतह को बह जाना, कट जाना ही अपर्दन कहलाता है। और मिट्टी का ऊपरी सतह है उसी पर सारा खेती का खेल होता है। खेती के लिए बहुत गहरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की मिट्टी उपयुक्त नहीं है। जो खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो ऊपर से मुश्किल से 6 से 12 इंच की मिट्टी। तो इन मिट्टियों का कट जाना बहुत ही चिंता की बात है। तो बताइए समतल भूमि पर जब तेज बारिश होती है तो किस तरह का अपर्दन होता है? परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, मृदा सर्वेक्षण या ढाल अपर्दन? तो साथियों समतल भूमि पर जब तेज बारिश होती है तो परत अपर्दन होता है, अर्थात उसका लेयर जो है वो धूल करके बह जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है? जैसे परत अपर्दन ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा अपर्दन का प्रकार है अवनालिका अपर्दन। तो कहाँ होता है? समतल मैदानों में, रेगिस्तान में, तीव्र ढालों में या इनमें से कोई नहीं? तो समतल मैदानों में तो परत अपर्दन होगा, रेगिस्तान में अपर्दन की कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर धूल उड़ेंगे। तो तीव्र ढालों में इसका सही उत्तर होगा अवनालिका अपर्दन जो होता है वो तीव्र ढालों में होता है। जहाँ पर थोड़ा ढलान टाइप का, पहाड़ी टाइप का जगह होता है वहाँ पे तीव्र ढालों में अवनालिका होता है। अवनालिका अपर्दन का मतलब कि जब पानी गिरता है तो जो है सक्रिय या चौड़ी चौड़ी नालियाँ बन जाती है और नालियों के थ्रू बहुत सारी मिट्टी बह करके चल जाती है। तो अवनालिका अपर्दन भी एक चिंता का कारण है और ये तीव्र ढाल वाली जगहों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कृषिगत भूमि में खारेपन का क्या कारण है? अब भूमि जो है उसकी मिट्टी वो नमकीन होते जा रही है, वो लवणीय होती जा रही है। तो बताइए इसका कारण क्या है? जिप्सम, अति जल सिंचाई, अति पशुचारण या उर्वरक? तो साथियों कृषिगत भूमि में खारेपन का कारण है अति जल सिंचाई। बहुत ज़्यादा पानी देने से, बहुत ज़्यादा पानी उसमें डालने से भी खारेपन आता है। ये प्रॉब्लम जो है पंजाब हरियाणा में होता है क्योंकि वहाँ पर बोरिंग की बहुत अच्छी सुविधा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप बोरिंग किया गया है और किसान लोग को कोई टेंशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देने से पानी में तो लवण की मात्रा होती है, तो वो पानी जब वाष्पीकृत होता है तो उसका लवण मिट्टी में रह जाता है। तो भूमि में खारेपन का कारण है अति जल सिंचाई, मतलब आवश्यकता से अधिक पानी फसलों में डालना। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। मृदा की लवणता को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात तो हम लोग जान गए कि मिट्टी में लवणता कहाँ आ जाती है, कैसे आती है? तो अति सिंचाई से आती है। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जिप्सम का, पोटास का, यूरिया का या नाइट्रोजन का? तो साथियों हरियाणा, पंजाब जैसे जगहों में धरती की लवणता, मिट्टी की लवणता को रोकने के लिए जिप्सम के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो हमारा उत्तर होगा जिप्सम। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय हैं। भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी को रोकने का कारण क्या उपाय है? मिट्टी की क्वालिटी अगर नहीं बरकरार रहेगी तो हमारी खेती की क्वालिटी, हमारा खेती का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है पर हेक्टेयर, वो घट जाएगा। तो इसको रोकने के क्या उपाय हैं? वृक्ष मेखला, सीढ़ीदार खेती, नियंत्रित पशुचारण या इनमें से सभी? तो साथ ही आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ इनमें से सभी होता है तो वो आपका फेवरेट ऑप्शन होता है वृक्ष मेखला, अर्थात धूल को रोकने के लिए मिट्टी जहाँ पर ज़्यादा पवन बहता है तो वहाँ वृक्ष मेखला बनाई जाती है। बहुत ही एक लंबी लाइन बना दी जाती है जिससे कि अपर्दन रुकता है। सीढ़ीदार खेती ढलाव वाले जगह में जहाँ पे अवनालिका अपर्दन हो सकता है, या फिर पहाड़ी एरिया में सीढ़ीदार खेती बना करके मिट्टी अपर्दन को रोकते हैं। और नियंत्रित पशुचारण भी करते हैं। अगर कोई जगह पे बार बार खा लिया जाए घास को या फसल को तो वो जगह जो है उसका लेयर हट जाता है जड़ों का, और वहाँ पानी जब गिरता है तो वहाँ की मिट्टी बह जाती है। इसलिए नियंत्रित पशुचारण आवश्यक है, सीढ़ीदार खेती आवश्यक है, वृक्ष मेखला भी आवश्यक है।
इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो भूमि निम्नीकरण को रोकने में सहायक हो सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा इनमें से सभी। तो भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए ये सारे उपाय सही है। तो साथ ही आज हम लोगों ने मिट्टी चैप्टर से, मृदा चैप्टर से 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने 11 के साथियों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ मैं 9 से 12 तक के वीडियो बनाता हूं, तो अपने 9, 10 और 12 के साथियों को भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।